हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये विज्ञान का लेक्चर नंबर 33वां है, जिसमें हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि एमपी पुलिस 2021 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इन 30 क्वेश्चनों को हमने टोटल यहाँ 3 भागों में कर दिया है डिवाइड, कि 5 इसमें कम से कम न्यूमेरिकल होंगे और 10 क्वेश्चन इसमें कॉन्सेप्ट बेस होंगे और 15 होंगे फैक्चुअल। ठीक है, मतलब अभी आप देखोगे तो जेल प्रहरी के पेपर में कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल आए हैं। तो हर लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल भी कवर किए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कवर किए गए हैं और फैक्ट वाइज क्वेश्चन भी कवर किए गए हैं। इसका मतलब ये एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और 30 क्वेश्चन के साथ साथ हम इसकी डिटेल भी डिस्कस करते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि 100+ क्वेश्चन आपके हर लेक्चर में कंप्लीट हो रहे होंगे। और ये रात को 9 बजे हम डेली अपलोड करते हैं। ये हो सकता है 5-10 मिनट आगे पीछे हो, ठीक है, तो आप इसे इसी टाइमिंग पे देखें, ज़्यादा बेटर होगा। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है या इनका बेस है, तो ये 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो साइंस की NCERT की बुक है उसका बेस है यहाँ पर। ठीक है, तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ठीक है 951 है। कहने का मतलब कि इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो हमने पिछले लेक्चरों में कंप्लीट करा रखे, तो आप उन्हें जरूर देखिए। तो भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, उस तंतु को कहा जाता है। मतलब जो भ्रूण होता है माँ के पेट में, वो एक विशेष तंतु की सहायता से क्या करता है, माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। तो उस तंतु को क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है अंडाशय, सेकंड ऑप्शन है नाल, थर्ड ऑप्शन है गर्भाशय और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। उसे क्या कहा जाता है, तो नाल कहा जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा यहाँ पर 952 नंबर का, कि खालिस्तान 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से प्राणी है जिसमें 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है और रक्त कैसा पाया जाता है, तो गर्म रक्त पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है मछली, सेकंड ऑप्शन है उभयचर, थर्ड ऑप्शन है सरीसृप और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा स्तनधारी। तो 4 कोष्ठीय हृदय भी पाया जाता है और गर्म रक्त भी पाया जाता है किसमें, तो ये पाया जाता है स्तनधारियों में। ठीक है, और हम अगर हमारे हृदय की बात करें तो ये हुआ हमारा हृदय। ठीक है, यहाँ पर देख लो एक मिनट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हुआ मानव हृदय का चित्र। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें तो ये देखो टोटल 4 पार्ट है। अगर हम यहाँ सबसे ऊपर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, दायां आलिंद होता है ऊपर, यहाँ पर क्या हो जाएगा दायां निलय। ठीक है, उसी प्रकार ये वाला पार्ट हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा बायां आलिंद और ये बायां निलय, ये दायां आलिंद और ये हो जाएगा दायां निलय। ठीक है, अब ये देखना है कि यहाँ पर जो बाएं साइड में पाया जाता है शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अगर बाएं साइड की बात करें तो कौन सा होता है, शुद्ध रक्त होता है, और जो दाएं साइड में पाया जाता है ये अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये विभाजक जो लिखा है, ये यहाँ पर ये जो विभाजक के बीच में, एक मिनट आप समझ पा रहे होंगे ये वाला पार्ट, तो इस विभाजक को बोला जाता है सेप्टम। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो सेप्टम आपसे पूछ लिया जाए कि सेप्टम क्या है, तो हृदय को जो चारों कक्षाओं को, ठीक है, हृदय टोटल 4 कक्षी होता है, 4 कक्षी को जिस दीवार से अलग करते हैं उसे हिंदी में बोलते हैं विभाजिका और इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सेप्टम बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर है ये महाधमनी। ठीक है, तो हम इतना जानते हैं कि जो धमनी होती है, ठीक है, जो धमनी होती है वो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, परंतु जो महाधमनी है, ठीक है, जो महाधमनी है ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर फुसफुस धमनी जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये शुद्ध रक्त का क्या करती है, परिवहन करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो थोड़ा बहुत बेसिक यहाँ से आपको समझ में आया होगा। जितना डायग्राम होगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको डायग्राम जरूर बताऊँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 953 नंबर का, कि किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। ठीक है, मतलब किसी रॉकेट का परीक्षण करते हैं तो वो न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। तो पहला ऑप्शन है गति का द्वितीय नियम, सेकंड ऑप्शन है गति का तृतीय नियम, थर्ड ऑप्शन है गति का प्रथम और द्वितीय नियम और फोर्थ ऑप्शन है गति का प्रथम नियम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, की गति के द्वितीय नियम के द्वारा रॉकेट का क्या करते हैं, प्रक्षेपण हम करते हैं। तो ये बहुत एक छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, जहाँ पर क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, ये आपको याद होगा। और इसे संवेग संरक्षण के नियम भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 954 की विद्युतीय विगलन। ठीक है, विद्युतीय, वैसे ये होगा विद्युतीय विगलन होगा। ठीक है, विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ठीक है, तो विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, सेकंड ऑप्शन है धारा के शीतलन प्रभाव पर, थर्ड ऑप्शन है धारा के चुंबकीय प्रभाव और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा थर्ड है विद्युत का चुंबकीय प्रेरण और फोर्थ ऑप्शन है धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, की विद्युत विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो देखो विद्युत की बात हो रही है, तो यहाँ पर विद्युत कहाँ पर लगा, एक तो यहाँ पर और यहाँ।
ठीक है। विगलन मतलब होता है गलना, और ये किस पर होगा तो ऊष्मीय प्रभाव पर होगा, मतलब धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर होगा आधारित। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात हो रही है विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा की अगर हम बात करें कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ये आपको याद होगा। और विद्युत एक प्रतिरोध होता है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पर ओम हो जाएगा। और विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा, तो वोल्ट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा, 10th क्लास की बुक से है ये क्वेश्चन, 955 नंबर का, कि Fe प्लस USO4, ठीक है, प्लस U। तो एक मिनट, ये रिएक्शन यहाँ पर गलत लिखी हुई है, मैं एक मिनट इसकी ओरिजिनल जो रिएक्शन है वो लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है कि Fe प्लस CuSO4, ठीक है, ये क्रिया करके बनता है FeSO4 प्लस Cu। तो दी गई अभिक्रिया खालिस्तान का उदाहरण है। तो ये अभिक्रिया जो मैंने लिखी, ये वाली रियल अभिक्रिया है ना, कि जब आयरन का कॉपर सल्फेट से क्रिया करते तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया सॉरी, सेकेंड है युग्मक अभिक्रिया, थर्ड ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दहन अभिक्रिया। तो ये देखो कि आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया है, कॉपर की जगह कौन आ गया है, आयरन आ गया। इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल से क्वेश्चन है, अगर आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आप इसे कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल है, तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी बताओ। तो देखो यहाँ पर एक तो क्या हो रहा है, बल लगा रहा है, ठीक है, बल लगा हुआ है और कार्य हुआ है। तो हम जानते हैं कि कार्य बराबर से क्या होता है, ठीक है, एक मिनट में हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ, कि कार्य बराबर से होता है बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन होता है। तो कार्य कितना किया गया है, तो 1000 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल है तो कार्य की जगह कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। बल कितना लगा है, तो बल का मात्रक न्यूटन है, तो बल की जगह न्यूटन वाला मान लिखेंगे, मतलब कितना जाएगा 200। और विस्थापन मतलब दूरी होता है, तो दूरी का मान क्या, d लिख लो। तो 200 से अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि कितना विस्थापन हुआ, तो 5 मीटर का विस्थापन हुआ, मतलब लिफ्ट ने कितनी दूरी तय करी, तो 5 मीटर दूरी तय करी। बहुत सिंपल है, कार्य बराबर से बल गुणित विस्थापन होता है, और हम ऐसा लिखते हैं कि W बराबर से F इंटू डी लिखा जाता है यहाँ पर। तो कार्य का मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है, बल का मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन होता है, विस्थापन का मात्रा क्या होता है, तो मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 957 की कोई वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और अगले 16 मीटर 2 सेकंड में चलता है। तो देखो एक बार तो 16 मीटर चला और एक बार 15 मीटर चला। तो हम इतना जानते हैं कि औसत चाल, ठीक है, औसत चाल बराबर से क्या होता है, तो दूरी बट्टे क्या होता है, समय। तो दूरी, टोटल दूरी कितनी होगी, 15 और 16 दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 31। और टोटल समय कितना लग रहा है, तो 2 सेकंड इधर, 4 सेकंड इधर, तो टोटल 6 सेकंड लग रहा है। तो 6 पंचे 30, ऐसे ही कुछ हो रहा है, 6 पंचे 30 और एक साथ आ जाएगा। अब देखो दूरी मतलब मीटर और समय मतलब सेकंड, तो 5.17 मीटर पर सेकंड क्या होगा, आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल बनते हैं। अगला क्वेश्चन है 958 की एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग खालिस्तान में स्थित होते हैं। ठीक है, तो जो एंजियोस्पर्म है कि प्रजनन भाग खालिस्तान में स्थित होते हैं, तो पहला ऑप्शन है तना, सेकंड ऑप्शन है पुष्प, थर्ड ऑप्शन है जड़, और फोर्थ ऑप्शन है पत्तियां। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं इसके प्रजनन भाग कहाँ होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर कहाँ पर होता है, तो पुष्प में होता है। ठीक है, तो मैं 1 मिनट पुष्प का एक डायग्राम आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये फ्लावर का, ठीक है, एक डायग्राम है, मतलब चित्र है। तो ये देखोगे यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, स्टिग्मा। ठीक है, तो फ्लावर का डायग्राम देखेंगे तो स्टिग्मा, और जिसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र मतलब इस वाले पार्ट को हिंदी में वर्तिकाग्र कहा जाता है, इंग्लिश में स्टिग्मा। और यहाँ पर स्टाइल लिखा हुआ है, मतलब ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, वैसे एक्चुअल में इसे कहा जाता है वर्तिका। ठीक है, वर्तिका कहा जाता है और इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है, तो उसको स्टाइल कहते हैं। यहाँ पर ओवेरी है, ठीक है, जिसे अंडाशय हम बोलेंगे, और ये हो जाएगा ओवल। ठीक है, जहाँ पर इसका हम ये बोल सकते हैं गर्भाशय, जहाँ पर भ्रूण का निर्माण होगा। और इसको वैसे पिस्टाइल कहा जाता है इन चारों भागों को। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी और ओवल। ठीक है, इन सबको क्या कहा जाता है, पिस्टाइल कहा जाता है। और ये अगर आप यहाँ इस साइड देखोगे, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला यहाँ पर होता है पराग कण। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या होता है, ये सब के सब क्या है, पराग कण है, जो कि हम ये बोल सकते हैं कि नर जनन अंग होंगे। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एंथर। और यह है
फिलामेंट, फिलामेंट मतलब ये हो जाता है तंतु, क्या होता है, तंतु होता है, और इसे हम बोलते हैं स्टेमेन, ठीक है, स्टेमेन बोलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो स्टेपल, स्टेपल का मतलब हो जाता है बाह्य दलपुंज, ठीक है, क्या होता है, बाह्य दलपुंज होता है, और ये हो जाएगा स्टेम, ठीक है, जिससे डंठल जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा। तो आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम याद रखना है, 2-3 बार देखोगे तो सबका सभी आपको याद आ जाएगा। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म का प्रजनन भाग क्या होता है, तो पुष्प होता है, आपको याद रखना है, और प्रजनन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो जो भ्रूण है पहले यहाँ पर, सॉरी, जो शुक्राणु है वो यहाँ, शुक्राणु नहीं, इसके होते हैं एंथर, है ना, तो एंथर यहाँ पर आ जाते हैं, और एंथर यहाँ से फिर जब ये ओवेरी में पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तो बीज का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 959 की सांद्र नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो HNO3 होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCl। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का खालिस्तान में मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है, ठीक है। तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है 1 के अनुपात में, और HCl होता है 3 के अनुपात में। तो 1 अनुपात क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल, और 3 अनुपात होता है HCl, और इससे मिलने के बाद क्या बनता है, एक्वा रेजिया बनता है। तो इसके मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, एक्वा रेजिया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या है, राइट आंसर, कि नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाने पर एक्वा रेजिया बनता है। अब बात आती है कि एक्वा रेजिया किस चीज़ में यूज़ होता है, तो जो एक्वा रेजिया है ये सोना प्लेटिनम को गलाने में यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 960 कि जल का वाष्पीकरण खालिस्तान पर होता है, ठीक है। तो जो जल का वाष्पीकरण है वो कब होता है, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है क्वथनांक बिंदु पर, सेकंड ऑप्शन है हिमांक बिंदु पर, थर्ड ऑप्शन है सभी तापमान पर, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बिलगलन ताप पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो जल का वाष्पीकरण कब होता है, तो ये होता है सभी तापमान पर होता है। तो आपने ये देखा होगा कि अगर आप फ्रिज खोलोगे तो उसमें भी वाष्पीकरण होते रहता है। यदि आप एक बॉटल में या फिर एक किसी भी पात्र में पानी भर के आप घर के अंदर रख देते, 2 से 4 दिन 5 दिन के बाद उसमें पानी कम हो जाता है। इसका मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं कि क्वथनांक बिंदु पर पहुंचे तभी वाष्पन हो, आप कहीं किसी भी पात्र में पानी भर के रखो, पानी धीरे धीरे कम हो जाता है। इसका मतलब हर तापमान पर वाष्पीकरण हो रहा है। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 961 नंबर का, कि निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा नहीं है, ठीक है। तो इनमें जो 4 ऑप्शन है, ऐसा कौन सा है कि जो ब्रायोफाइटा नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कारा, सेकंड ऑप्शन है रिक्सिया, थर्ड ऑप्शन है मार्केसिया, और फोर्थ ऑप्शन है फ्यूनेरिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा कारा, ये ब्रायोफाइटा नहीं है, जबकि रिक्सिया, मार्केसिया और फ्यूनेरिया ये तीनों के तीनों किसके ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ब्रायोफाइटा के बारे में याद रखना है। तो ये तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइटा के रिक्सिया, मार्केसिया और फ्यूनेरिया, ये ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और ब्रायोफाइटा को स्पेशली एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है, ठीक है। जो पादप जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है, एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है किसको, तो ब्रायोफाइटा को, ये आपको याद रखना है। और ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं ना, ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं वो मृदा अपर्दन, ठीक है, में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, मृदा अपर्दन में सहायक करते हैं। तो आपसे अगर पूछ ले जाए कि मृदा अपर्दन में सहायक करने वाला कौन सा ग्रुप है, तो ब्रायोफाइटा ग्रुप होगा। और ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन से पौधे, तो बात करें कि कौन सा पौधा करता है जो कि मृदा अपर्दन में सहयोग करता है, तो स्फेगनम, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा स्फेगनम। एक पौधा है जो कि क्या करता है, तो ये मृदा अपर्दन में सहयोग करता है, स्फेगनम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1 मिनट में इनका डायग्राम बता देता हूँ किस प्रकार, ये हो जाएंगे एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये डायग्राम है किसका, फ्यूनेरिया का, जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, तो ब्रायोफाइटा, ये है रिक्सिया, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा ये वाला मार्केसिया, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पर आप देखोगे तो जी नंबर का ये हो जाएगा मार्केसिया का, और ये है स्पेगनम। तो देखो स्पेगनम, फ्यूनेरिया, ये हो जाएगा रिक्सिया, और ये हो जाएगा मार्केसिया, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है, तो ये ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल होंगे। चारों नाम याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है और कौन सा नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 962 की निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण होता है, ठीक है। मतलब यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं कि हुक कृमि, मतलब जो हाथी पाँव एक बीमारी है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण होता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हुक वर्म्स, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर टेप वर्म्स, थर्ड ऑप्शन है फाइलेरिया वर्म्स, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा राउंड वर्म्स, ठीक है। तो जो 62वें का है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा थर्ड राइट आंसर, कि फाइलेरिया वर्म्स जो होता है इसके कारण क्या होता है, हाथी पाँव नामक बीमारी होती है, ये आपको याद
रखना है। तो फाइलेरिया वर्म्स से क्या होता है, हाथी पाँव नामक बीमारी होती है। और एक फाइलेरिया रोग जो होता है, ठीक है, एक अलग से होता है फाइलेरिया रोग, ठीक है। एक होता है फाइलेरिया जो रोग होता है ये होता है, फाइलेरिया रोग होता है बैंक्रोफाइट्स के कारण, ठीक है, याद रखिएगा 1 मिनट। बैंक्रोफटाई के कारण होता है कौन सा, फाइलेरिया रोग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हम एक चीज़ और बोल सकते हैं कि जो क्यूलेक्स मच्छर होता है, ठीक है, ये इस फाइलेरिया को के जो जीवाणु है उसको फैलाने में सहायता करता है। ये आप देखोगे तो इस प्रकार से क्या होता है, पैर एक मोटा हो जाता है, ठीक है। तो फाइलेरिया वर्म्स के कारण हाथी पाँव बीमारी होती है जिसमें पैर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 963 की किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है, ठीक है। ऐसा कौन सा प्रजनन है जो कि विशाल विविधता ला सकता है। तो पहला ऑप्शन है अलैंगिक, सेकंड ऑप्शन है लैंगिक, थर्ड ऑप्शन है मुकुलन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पुनर्जनन, ठीक है। तो किस प्रकार का प्रजनन है जो विशाल विविधता ला सकता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि जो लैंगिक प्रजनन है वह सबसे ज़्यादा विविधता उत्पन्न करता है। जैसे कि हम अपने मम्मी पापा के जैसे बिल्कुल भी नहीं है, कुछ % समानता है पर पूरी समानता नहीं है। परंतु अगर आप आम का पौधा देखोगे, जाम का पौधा देखोगे तो एक आम के पौधे से जो नया आम का पौधा बनता है उसके सारे के सारे फल में समानता बहुत अधिक होती है, परंतु हमें होती है क्या, नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि लैंगिक जो जनन होता है उसमें सबसे ज़्यादा विविधता आती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 964, ठीक है, कि मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 के 21 ग्राम मैग्नीशियम के खालिस्तान अणु होंगे, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले MgCO3 के 21 ग्राम मैग्नीशियम के कितने अणु हैं ये हमसे यहाँ पूछा गया है। तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे पहले हम इसे क्या करें कि मैग्नीशियम कार्बोनेट को तोड़ लें। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट को कैसे तोड़ेंगे, ये देखो यहाँ पर। तो देखो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 12, और परमाणु भार कितना होता है, तो 24 होता है, मतलब 24 ग्राम मैग्नीशियम है इसमें। कॉपर का जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वहीं पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16, पर यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 16 ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। मतलब इन टोटल अगर हम करेंगे तो ये कितना होता है, ये हो रहा है टोटल 84 ग्राम हो रहा है। तो टोटल हम ये बोल सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक अणु होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक अणु होता है, सॉरी मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक अणु कितने ग्राम का होगा, 84 ग्राम का होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 84 जो ग्राम है इसमें कितना अणु आ रहा है, एक अणु आ रहा है। तो 1 ग्राम में कितना अणु आएगा, तो 1 ग्राम में आएगा 1/84, और हमें टोटल कितने ग्राम में पूछा है, 21 ग्राम में। तो यहाँ पर 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। 0. कितना आ जाएगा, 25, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। और धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें आपसे बनने लगेगी, ठीक है। अब बात हो रही किसकी, मैग्नीशियम की। तो सबसे पहले मैग्नीशियम का संकेत आपको पता ही है, Mg होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 12 होता है। और मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, तो 2 होती है। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 24 होता है। तो मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24, परमाणु क्रमांक 12 और संयोजकता कितनी है, 2 है। और मैग्नीशियम अगर इस आवर्त सारणी की बात करें तो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये सेकंड वाले वर्ग में पाया जाता है। किसने वर्ग में, दूसरे वर्ग में पाया जाता है, ठीक है। अब दूसरे वर्ग में पाया जाता है तो इस दूसरे वर्ग को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात है मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के कुछ अयस्क है वो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले बात हम करें इसके कुछ अयस्क है। सबसे पहला है मैग्नेसाइट, ठीक है, क्या है नाम, मैग्नेसाइट है। और जो, ठीक है, सिर्फ इतना सुन लो, मैग्नेसाइट और इसका फॉर्मूला होता है MgCO3। मैग्नेसाइट का फॉर्मूला क्या होता है, MgCO3। एक होता है डोलोमाइट, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि मैग्नेसाइट किसका अयस्क है, तो मैग्नीशियम का। एक होता है डोलोमाइट, और आपसे पूछ लिया जाए कि डोलोमाइट किसका अयस्क है, तो ये भी मैग्नीशियम का। इसका फॉर्मूला होता है MgCO3 × CaCO3, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये डोलोमाइट का है। एक होता है कार्नेलाइट, ठीक है, मैग्नीशियम का एक और अयस्क होता है कार्नेलाइट। और कार्नेलाइट जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो ये इसका होता है KCl MgCl2 और 6H2O। तो आपसे पूछ ले जाए कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या है, तो KCl MgCl2 6H2O, और ये भी मैग्नीशियम का अयस्क है। और एक होता है एप्सम सॉल्ट, ठीक है, एक होता है एप्सम सॉल्ट, और एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो
SO4 7H2O। ठीक है, तो देखो MgSO4 7H2O एप्सम सॉल्ट का है, कार्नेलाइट का फॉर्मूला KCl MgCl2 6H2O, मैग और ये कौन सा हो जाएगा मैग्नेसाइट, और मैग्नेसाइट का फॉर्मूला है MgCO3, और डोलोमाइट का फॉर्मूला है MgCO3 और CaCO3। तो ये चारों के ये 1 2 3 4 अयस्क हो गए और किसके मैग्नीशियम के हैं। अगर कभी भी ये आए तो मैग्नीशियम से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है मैग्नीशियम का कि मैग्नीशियम को यदि जलाया जाए तो क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आप याद रख लो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मतलब इसका क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सिर्फ इतना आता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम से कभी क्वेश्चन आए तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर यह कि आप इसे थोड़ा सा याद कर लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 965 कि वेग और समय का गुणनफल क्या होता है। तो वेग और समय का गुणनफल क्या होता है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम का गुणनफल क्या होता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, देखो पहला ऑप्शन क्या है दूरी, सेकंड ऑप्शन है संवेग, थर्ड ऑप्शन है चाल और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा विस्थापन। तो सबसे पहले ये देखो कि वेग बराबर से, ठीक है, वेग बराबर से होता है क्या है, तो दूरी बटे मतलब विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है। और समय का इधर पक्षांतर करें तो वेग गुणा क्या आ जाएगा समय, और वेग गुणा समय बराबर से क्या हो जाएगा विस्थापन। मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से निकला है वेग बराबर से विस्थापन बटे समय होता है, समय का पक्षांतर करेंगे तो वेग गुणा समय बराबर से क्या होगा विस्थापन होगा। तो हमसे सिंपल सा यही पूछा था कि वेग और समय का गुणनफल क्या होगा, तो विस्थापन होगा। बट ये छोटी छोटी चीज़ें आएगी तो आपको ज़्यादा बेटर होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन है 966 नंबर का कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो देखो द्रव्यमान बोला है, दिया है हमको 10 kg और पूछा क्या है, भार पूछा है। तो भार निकालने के लिए छोटा सा फॉर्मूला यूज़ होता है, आप याद रखिएगा कि W बराबर से होता है mg होता है। इसका हिंदी मतलब W मतलब यहाँ पर हो जाएगा भार, ठीक है, W मतलब क्या होगा भार, m का मतलब होगा द्रव्य मान होगा, और g का मतलब हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, क्या होगा गुरुत्वीय त्वरण। तो देखो भार पूछा गया हमसे, भार पूछा गया है तो W का मान निकालना है, m का मान है कितना, द्रव्यमान है 10 kg तो यहाँ 10 हो जाएगा, और g का मान कितना होता है तो 9.8 होता है, तो 9.8 लिखेंगे, जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 98 आ जाएगा। ठीक है, 98 न्यूटन, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, क्योंकि भार को न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 967 नंबर का कि बंदूक से 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम गोली द्रव्यमान, ठीक है, मतलब एक गोली है बंदूक में जिसकी टोटल द्रव्यमान कितना है 12 ग्राम है, गोली दागी जाती है। गोली को एक बैरल से बाहर निकालकर 0.006 सेकेंड लगते हैं, मतलब बैरल से बाहर निकलने में, जो बैरक होता है उससे बाहर निकलने के लिए कितना समय लगता है 0.006 सेकेंड लगते हैं, तथा उसका वेग 300 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, 300 मीटर पर सेकेंड है। तो बंदूक द्वारा बुलेट पर आरोपित बल कितना है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा। सबसे पहले ये देखो कि हमें 12 ग्राम गोली का द्रव्यमान दिया है, ये क्या दिया है वेलोसिटी दी है 300 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या दिया है इतना समय दिया है। तो यहाँ पर द्रव्यमान समय और ये दिया है, पूछा क्या, तो बल पूछा है। अब जो पूछा उसका फॉर्मूला पता होना, तो बल बराबर से F बराबर से क्या होता है, तो ma होता है, ये आपको याद होगा, और F बराबर से m का m और a की जगह यहाँ वेलोसिटी दिया, वेग दिया है, तो a बराबर से हमने पढ़ा है क्या होता है v/t होता है। a मतलब त्वरण, v मतलब वेग, t मतलब समय होता है, तो a की जगह क्या जाएगा, तो v/t आ जाएगा। तो हम फाइनली ये फॉर्मूला हमने बना लिया, अभी फॉर्मूले में मान रखते हैं। देखो तो हमने बना कि F बराबर से m v/t होता है, तो F का F, m का मान कितना है हमारे पास 12 ग्राम, तो हम कभी भी ग्राम में यहाँ वैल्यू नहीं लेते हैं, m की kg में लेते हैं, तो किसका भाग दे दें 1000 का भाग दे देते हैं, गुणा वेलोसिटी का मान कितना है, तो 300 है, और कितना सेकंड लग रहा है, तो 0.006 सेकंड लग रहा है। फाइनली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 600 न्यूटन, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। यहाँ इसे सॉल्व कर लेना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, जब पॉइंट हटाओगे तो यहाँ कितने जीरो और लग जाएंगे, 3 जीरो और लगेंगे, 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30 और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, मतलब फाइनली आ रहा होगा 600 न्यूटन। ठीक है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है, बाकी कुछ नहीं, बट फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो F बराबर से ma तो था हमारे पास, परंतु F बराबर से त्वरण ना देकर हमें वेग दे दिया है, तो v अपॉन क्या बन जाएगा, t बन जाएगा, तो ये फॉर्मूले मान रखना है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 968 नंबर का कि लार ग्रंथि से खालिस्तान एंजाइम स्त्रावित होते हैं। ठीक है, जो लार ग्रंथि होती है उससे कौन सा एंजाइम स्त्रावित होता है ये पूछा गया हमसे। तो पहला ऑप्शन है पेप्सिन एंजाइम, सेकंड ऑप्शन है ट्रिप्सिन एंजाइम, थर्ड है एमाइलेज एंजाइम और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा लाइपेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड है राइट आंसर कि लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो एमाइलेज एंजाइम निकलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा एमाइलेज एंजाइम निकलता है और इसी एमाइलेज एंजाइम को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं टाइलिन। ठीक है, क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि एमाइलेज एंजाइम को टाइलिन एंजाइम के नाम से जाना जाता है। अब ये एमाइलेज एंजाइम करते क्या है, तो जब हम खाना खाते हैं तो जो स्टार्च होता है, खाना जो हम खा रहे हैं रोटी सब्जी जो भी है वो सारा का सारा स्टार्च के रूप में रहता है। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में रहता है। तो स्टार्च को ये किसमें, शर्करा में परिवर्तित करता है कौन, टाइलिन या फिर एमाइलेज, दोनों का एक ही नाम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक मिनट इसका डायग्राम देख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है डायग्राम। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे थे यहाँ पर, लार ग्रंथि की। तो लार ग्रंथि स्पेशली 3 जोड़े होते हैं। 3 जोड़े का मतलब हो जाएगा, 3 जोड़ा मतलब जोड़ा 2 का होता है, तो टोटल कितनी होती है, 6 ग्रंथियाँ होती है लार ग्रंथियाँ। 3 जोड़े होते हैं, ये आपको याद रखना है सबसे पहला। अब 3 जोड़े कौन से होते हैं, तो सबसे पहले देखो ये कान के जस्ट नीचे, ये वाला अगर आप देखोगे तो कान के जस्ट नीचे होती है कौन सी ग्लैंड, तो प्लेस्टिड ग्लैंड। तो कान के नीचे जो लार ग्रंथि होती है उसे प्लेस्टिड ग्लैंड बोलते हैं और दोनों कान के जस्ट नीचे होती है। फिर ये एक दूसरी ग्रंथि होती है, सॉरी ये दूसरी ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है, लार ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं सब मैंडिबल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं, सब मैंडिबल ग्लैंड बोलते हैं। और यहाँ पर थर्ड हो जाती है कौन सी, तो ये तीसरा ग्रुप है, मतलब ये भी 2 होती है, तो ये हो जाएगा सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो ये हो जाएगी सब लिंगुअल ग्लैंड, ये हो जाएगा सब मैंडिबल ग्लैंड और ये हो जाएगा प्लेस्टिड ग्लैंड। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो लार ग्रंथि होती है वो कितने जोड़े होते हैं, तो 3 जोड़े होते हैं। तीनों के नाम अगर बताओ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबल ग्लैंड और यहाँ पर और ये हो जाएगा सब लिंगुअल ग्लैंड होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात आ रही है लार की, तो लार में जो होता है ना वो होता है 80% क्या होता है, तो पानी होता है। ये आपको याद रखना है, लार में कितना होता है, 80% पानी होता है। लार का पीएच मान कभी अगर आपसे पूछ ले तो 6.8 होता है लार का पीएच मान, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और बाकी और भी चीज़ों की अगर हम बात करें तो जो लार ग्रंथि होती है ये बाह्य स्त्रावी ग्रंथि होती है। कौन सी होती है, बाह्य स्त्रावित ग्रंथि होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ पर याद रखना, और ये पाई जाती है पैरोटिड, सबमेंडिबल और सब बाइलिंगुअल। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड है राइट आंसर, एमाइलेज है। और एमाइलेज को एक और नाम क्या बताया मैंने, टाइलिन कहा जाता है। ठीक है, और एक और लाइपेज एंजाइम निकलता है, इसके बारे में बताना, ये है लाइपेज एंजाइम। ठीक है, तो लाइपेज एंजाइम करता क्या है, तो जो अब हम भोजन खाते हैं उसमें जो जीवाणु रहते हैं या कीटाणु रहते हैं उनको मारने का काम कौन करता है, तो लाइपेज एंजाइम करता है, आपको याद रखना है। और जितना भी लाइपेज एंजाइम जो हमारे मुँह में निकलता है वो सब का सब पैरोटिड ग्लैंड निकालती है। क्या करती है, पैरोटिड ग्लैंड निकालती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 969 की खालिस्तान पारे का अयस्क है। पारा मतलब क्या होता है, Hg, जिसको हम मरकरी भी बोलते हैं। तो खालिस्तान पारे का अयस्क है, तो पहला ऑप्शन है सिनेबार, सेकंड ऑप्शन है हेमेटाइड, थर्ड ऑप्शन है बाक्साइड और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मैग्नेसाइड। तो जो पारे का अयस्क क्या होता है, तो सिनेबार होता है। क्या होता है, सिनेबार होता है। सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है, तो Hgs होता है। तो पारे का अयस्क है एक सिनेबार जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Hgs हो जाएगा। ठीक है, ये आप पहली चीज़ याद रख लो। अब सेकंड देखो, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में ये है कहाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है पारा। ठीक है, मरकरी Hg ये दिखाई देगा आपको ये। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि जो पारा है वो होता है, संकेत क्या है उसका, Hg, ये आपको याद रखना है। अब ये Hg हो जाएगा पारा जिसको मरकरी बोलते हैं। परमाणु क्रमांक कितना है, 80 है, ये दूसरी चीज़ें आप याद रख लोगे। पारे के जस्ट 79 क्या होता है, तो गोल्ड होता है। पारे के ऊपर क्या होता है, तो कैडमियम होता है। और पारे के बाद अगला क्या होता है, तो टेल्यूरियम होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ें याद हो गई। किस ग्रुप में पाया जाता है अगर इसकी बात कर ले तो देखो जिंक, कैडमियम और मरकरी ये पूरे के पूरे एक ही ग्रुप में आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी और चीज़ें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये पारे की काफ़ी कुछ चीज़ें दिखा देगा यहाँ पर कि किस कलर का होता है, तो सिल्वर होता है। ठीक है, मरकरी मतलब जो 80 परमाणु क्रमांक है इसका, एटॉमिक भार ये एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 80, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर आपको पारे के और अयस्क याद रखना है। ठीक है, पारे मतलब किसका, Hg। मरकरी के और अयस्क याद रखना है, एक होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, क्या होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड और उसका फॉर्मूला होता है Hg
2Cl2, तो ये क्या है, मर्क्यूरस क्लोराइड, इस ये फार्मूला हो जाएगा। और एक होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड का फार्मूला होता है HgCl2। तो ये दोनों फार्मूले अलग अलग है। Hg2Cl2 ये होता है मर्क्यूरस क्लोराइड, और HgCl2 ये होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, ये दोनों याद रखोगे। और ये जो Hg2Cl2 जो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं कैलोमल। क्या कहा जाता है, तो कैलोमल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि कैलोमल का फॉर्मूला क्या है, तो Hg2Cl2 होता है। और HgCl2 अगर आपसे पूछा जाए तो इसे कहा जाता है फेरसोफेरिक सब्लीमेंट, इसे कहा जाता है फेरसोफेरिक सब्लीमेंट कहा जाता है किसको, HgCl2 को, ये आपको याद रखना है। और एक होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, एक और फार्मूला होता है, जैसे हमने दो फार्मूले पढ़े, एक Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड जिसको हम कैलोमल बोल रहे हैं, और एक है HgCl2 जिसको हम बोल रहे हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड जिसको बोलते हैं फेरसोफेरिक सब्लीमेंट, और एक होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, मतलब HgS जो ये है ना सिनेबार जो है उसको मर्क्यूरिक सल्फाइड कहा जाता है, और इसको वर्मलीन के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, तो वर्मलीन के नाम से भी जाना जाता है किसको, HgS को। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब देखो ये पारे की बात है, तो पारे का जो आपको परमाणु क्रमांक तो पता चल ही गया कितना है, 80 है। संकेत क्या था इसका, Hg था। ये याद रखना कि इसके घनत्व की अगर हम बात करें, पारे का घनत्व होता है 13.6 होता है पारे का घनत्व। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये याद रखना कि जो पारा है ना Hg, ये 4.12 केल्विन ताप पर ये होता है, इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पारे का जो प्रतिरोध कितने ताप पर शून्य हो जाता है, तो 4.12 केल्विन ताप पर शून्य हो जाता है। और पारे की जितनी भी मिश्र धातु होती है इसे कहा जाता है, एक मिनट मुझे याद नहीं आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 970 नंबर का, कि तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए खालिस्तान जोड़ा जाता है। ठीक है, तो तांबा और जस्ता के साथ कांसा बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं, तो टीन जोड़ते हैं, SN। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कांसा बनाने के लिए कॉपर, टीन और जस्ते का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 971 हो जाएगा कि कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को खालिस्तान ईंधन कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ के विघटन से के द्वारा पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित ईंधन को क्या कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन है जैव द्रव्य, सेकंड ऑप्शन है काष्ठ, थर्ड ऑप्शन है चारकोल, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जीवाश्म। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा क्या, राइट आंसर, की जो भी कार्बनिक पदार्थ का विघटन हो रहा है पृथ्वी के नीचे उसे क्या कहा जाता है, तो जीवाश्म कहा जाता है। और जीवाश्म के अंदर क्या आता है, तो कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है। और ये कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में होता है, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो जीवाश्म ईंधन कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला और पेट्रोलियम आता है। और ये पृथ्वी के अंदर लाखों करोड़ों वर्ष तक दबे होने के पश्चात अपघटित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 972 की खालिस्तान का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। तो इनमें से किसका यूज सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है, तो पहला ऑप्शन है इमली, सेकंड ऑप्शन है आंवला, थर्ड ऑप्शन है फिटकरी, और फोर्थ ऑप्शन है वनीला। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, के वनीला का जो यूज है वो सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, आपने वनीला फ्लेवर का नाम सुना होगा। ठीक है, ये उसी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 973 की सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। ठीक है, तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन सी है, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है गामा किरणें, सेकंड ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, थर्ड ऑप्शन है अल्फा किरणें, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अवरक्त किरणें। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या, पराबैंगनी किरणें, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी सेकंड है ना, कि पराबैंगनी किरणें हैं ये सूर्य द्वारा उत्सर्जित क्या हो जाएगा, तो हानिकारक किरणें हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 974 यहाँ पर, कि यदि 418 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली में 1 मिनट के लिए 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न होने वाली तापीय ऊष्मा कितनी है। ठीक है, तो तापीय ऊष्मा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना, तो तापीय ऊष्मा मतलब H। ठीक है, हीट बराबर से होता है I² RT अपॉन क्या होता है, J होता है, ये आपको याद रखना है। तो H बराबर से I का मान कितना है 0.3, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर, क्योंकि R की वैल्यू कितनी है, तो 418 है। और उसके बाद T का मान कितना है 1 मिनट, तो मिनट को हम टोटल कितना 60 सेकेंड लिखेंगे। और बटे में J का मतलब क्या पर हो जाएगा यहाँ पर
ऊष्मीमान, ठीक है। तो इसका कितना जाएगा 4.186। फाइनली जब भाग दोगे तो कितना जाएगा 560 कैलोरी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या है, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 975 नंबर का कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दुगना कर दिया जाए तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी। तो सबसे पहले देखो कि वेग, तरंग वेग बराबर से क्या होता है, तो आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति गुणित क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है। तो उसने क्या बोला कि आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए, तो आवृत्ति को अगर दोगुना करेंगे तो तरंग को कितना करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, क्योंकि वेग में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो उसने बोला कि तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा, तो मूल की आधी हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो रहा है कि तरंग वेग बराबर से आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य होता है। आवृत्ति का मान दोगुना करेंगे तो तरंग दैर्घ्य का मान आधा करना पड़ेगा, तभी वैल्यू सेम रहेगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 976 नंबर का कि भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु में निहित ऊर्जा खालिस्तान होती है। तो देखो सबसे पहले कि भूमि तल से 6 मीटर ऊपर उठाया गया है कोई पिंड, वो भी कितने किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का। तो ऊर्जा पूछा है, तो ऊर्जा पूछा है, बहुत सिंपल सा है कि स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है। स्थितिज ऊर्जा बराबर से क्या होता है, तो mgh होता है। तो m का मान कितना है हमारे पास, सॉरी m का मान है 10, जी का मान कितना यूज़ करना है 9.8 यूज़ करना है, और एच का मान कितना है 6। जब इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ये हो जाएगा कितना 588, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। एम का मान है कितना 10 kg, जी का मान 9.8 है, और एच का मान कितना है 6। तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का मान की ही बात कर रहा है कि किसी 10 kg के पिंड को 6 मीटर ऊपर अगर उठाया जाए तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, या फिर निहित ऊर्जा कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा क्या, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 977 नंबर का कि खालिस्तान में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ऐसा कौन है जिसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। तो पहला ऑप्शन है पानी, सेकंड ऑप्शन है स्टील, थर्ड ऑप्शन है केरोसिन तेल, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वायु, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक जो गति होगी वो किस में होगी, तो स्टील में होगी, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखोगे। अब बात होती है कि यहाँ सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे पानी में अगर हम बात करें कि ध्वनि की चाल पानी में कितनी होती है, तो ये आपको याद रखना है कि 1483, ठीक है, 1483 मीटर पर सेकंड होती है पानी में ध्वनि की चाल। ये आप वैल्यू याद रखिएगा, आए वाले क्वेश्चन है ये। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि वायु में कितनी होती है ध्वनि की चाल, तो 332 मीटर पर सेकंड होती है, यह आपको याद रखना है। अब 5 से 6 पॉइंट जो बता रहा हूँ अगर आप याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर लोहे की बात करें कि लोहा में जो ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 5130 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, सॉरी 5130 मीटर पर सेकंड होती है। वायु का मैंने आपको बता दिया, वायु में कितनी होती है, तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। जल की बात हो चुकी है, जल में कितनी होती है, तो 1483 मीटर पर सेकंड होती है। एल्कोहल की अगर हम बात करें, ठीक है, एल्कोहल की अगर हम बात करें तो एल्कोहल में जो होती है वो होती है 1213 मीटर पर सेकंड, मतलब 1213 मीटर पर सेकंड। पारा की अगर हम बात करें तो पारा में होता है 1450 मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि की चाल। समुद्र जल की अगर हम बात करें तो 1533 मीटर पर सेकंड होती है समुद्र जल में, और हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल होती है 1269 मीटर पर सेकंड। तो ये सारी वैल्यू आप नोट डाउन कर लीजिए और 2-3 बार पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आए तो आपसे बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 979 की सोडियम का आणविक द्रव्यमान कितना है। तो देखो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन अगर की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और द्रव्यमान कितना होता है 23 होता है, ठीक है। पर यहाँ पर 23 ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन गलत है। सोडियम का परमाणुविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 23 होता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ गलत दे रखे थे। अगला क्वेश्चन है 979, ठीक है, मतलब 979 कि 12 वोल्ट बैटरी में 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम और 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध श्रृंखला के साथ जुड़े हैं। तो 0.3 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो सबसे पहले ये देखो कि अगर हम बात करें तो ये कुछ इस प्रकार है, ये 1 ओम जुड़ा, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, और इसी प्रकार से सारे प्रतिरोध जुड़े हैं। और इधर एक 12 वोल्ट की क्या लगी है, बैटरी लगी हुई है, ये इस प्रकार से। तो इसने ये बोला है कि जो ये वाला प्रतिरोध है 0.3, ठीक है, इससे माध्यम से कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो सबसे पहले ये देखो कि अगर हम इन सभी प्रतिरोधों को जोड़ लें आपस में, ठीक है, जब सभी प्रतिरोधों को अगर आप आपस में जोड़ोगे तो ये समथिंग आ जाएगा कितना
13.4 ओम आ जाएगा। ठीक है, सभी प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 13.4 हो जाएगा। वोल्ट का मान पहले से दिया है 12, तो हम जानते हैं V बराबर से क्या होता है, IR होता है। तो V बराबर से IR होता है, तो हमें I का मान चाहिए, तो V का मान कितना है, 13.4 है। R का मान V बराबर से क्या होता है, तो IR होता है। ठीक है, तो हमें I का मान चाहिए, तो V अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा बराबर से I। तो V का मान हमें दिया है 12 और R का मान समथिंग कितना आ रहा था, 13.4। तो जब भाग दोगे तो I का मान कितना आ जाएगा, तो 0.895 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर या 895 ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है, तो ये छोटा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको बहुत डेंजर लग रहा हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है 780 की सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो सूर्य के वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, सेकंड ऑप्शन है नियॉन, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हीलियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि सबसे ज़्यादा सूर्य में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है, कितना परसेंट, 70%। सेकेंड नंबर पर पाया जाता है हीलियम सूर्य में, वो भी कितना परसेंट, तो 28%, ये याद रखना है। और 28% ये हुआ, ये 70 हुआ, अब बचता है कितना, 0.5% पाया जाता भारी तत्व और 1.5% पाया जाता नाइट्रोजन और नियॉन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।